Hello and welcome all to Agri Mantra. मैं हूँ यशी मिश्रा. Today I'm so excited to talk to you guys. हमारे बीच इंटरेक्शन काफ़ी कम रहा है इस बीच, so I'm back with a treat for you all. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी कैटेड और बीएचयू के इस साल पीजी एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर द पर्सन who leave venture as soon as venture is created. यानी कि जैसे ही कोई चीज़ इस्टेब्लिश होती है, बिजनेस इस्टेब्लिश होता है, ये लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं. ऐसे एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट इज मोबाइल एंटरप्रेन्योर्स. मोबाइल दैट इज द वंस हु मूव अवे. मोबाइल यानी जिसके पास मूविंग की एबिलिटी है, जाने की एबिलिटी है. नेक्स्ट इज मैनेजरियल एंटरप्रेन्योर्स, वो जो स्टे करते हैं एंड बिजनेस को मैनेज करते हैं. थर्ड इज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स. दीज आर द काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो ज़्यादा बिलीव करते हैं नई चीज़ इन्वेंट करने में. एंड लास्टली वी हैव एम्पायर बिल्डर्स. एम्पायर बिल्डर्स वो होते हैं जो बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसको बहुत बड़ा करते हैं. ये एक एम्पायर खड़ा करते हैं, जिसके हमारे पास प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं द रिलायंस ग्रुप, टाटा एक्सेट्रा. सो वी नो दैट. सो जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कौन से एंटरप्रेन्योर हैं जो तुरंत छोड़ करके चले जाते हैं एज सून एज वेंचर इज क्रिएटेड. सो एज द नेम सजेस्ट, द फर्स्ट ऑप्शन मोबाइल एंटरप्रेन्योर इज करेक्ट आंसर इन दिस केस. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फार्मर कैन बिकम एंटरप्रेन्योर व्हेन. अ फार्मर कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर बाय. सबसे पहले हमें एंटरप्रेन्योर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए. दे शुड बी इनोवेटिव एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए. हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं. एक कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होने पर हम आंसर नहीं दे सकते हैं. वी शुड हैव दिस इन माइंड कि एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जिनके पास न केवल आइडिया होता है, बल्कि ये उस आइडिया को अप्लाई करना, उससे कुछ क्रिएट करना भी जानते हैं और उसकी हेल्प से वो एक बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं एंड दे अर्न एंड दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट. तो हम ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट इज adopting new technology. Well, that doesn't talk about invention, so we'll leave that option. Next is by considering his farm as a business operation. So, जबकि हम entrepreneur में मैंने आपको बताया, हम केवल एक कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं करते हैं. entrepreneur का मेन फंक्शन ये होता है कि वो इनोवेशन के साथ साथ, मतलब कीपिंग हिज माइंड ओपन टू न्यू आइडियाज़ के साथ साथ वो उससे प्रॉफिट लेना जानता है. यानी कि वो बिजनेस को इस्टेब्लिश करके उसको ऑपरेट करना जानता है. सो फॉर दिस क्वेश्चन बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज बाय कंसीडरिंग हिज फार्म एज अ बिजनेस ऑपरेशन. हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं फार्मर की. हम फार्मर की लिमिटेशंस को समझते हैं. तो फार्मर एक एंटरप्रेन्योर की तरह कैसे फंक्शन कर सकता है? Only when he is considering his farm as a business operation. इसी वजह से हम फार्म को अब जब एक फर्म यूनिट की तरह पढ़ते हैं तो हम उसके लिए हमारे पास एक पूरा डिफरेंट सेक्शन है, दैट इज़ फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, जो हम लेटर डिस्कस करेंगे. तब आपको ये चीज़ और बेहतर समझ में आएगी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. इसको समझने के लिए हम ग्राफ को स्टडी करेंगे. मैंने आपको बताया था पहले कि डिमांड में और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है. जैसे ही प्राइस गोज़ अप, डिमांड गोज़ डाउन. तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की. अगर हम वाई एक्सिस पर प्राइस को रखते हैं एंड एक्स एक्सिस पर डिमांड को, तो डिमांड का जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. एक ग्राफ में अगर हम सारी इलास्टिसिटी को प्लांट करते हैं तो हमें वाई एक्सिस पर मिलता है इलास्टिसिटी हमारी इनफाइनाइट होगी. एक्स एक्सिस पर हमें मिलेगा इलास्टिसिटी 0 होगी एंड बाकी सारे केसेस बीच में फॉल करते हैं. सो हियर वी विल हैव इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1. इन मिडल वी विल हैव इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 एंड लोअर पोर्शन में, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वी विल हैव इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. सो दैट इज आवर ऑप्शन. दिस विल बी द करेक्ट आंसर हियर.
इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती हैं। सो जबकि सबसे पहले हमारे पास ऊपर है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो दैट इज टेलिंग हियर कि प्राइस में अगर माइन्यूट चेंज भी होगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज होगा। ओनली इन दैट केस इलास्टिसिटी हमारी इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इस केस में ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर प्राइस में थोड़ा चेंज होता है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। देखिए इनफाइनाइट में इट इज़ कि बहुत ही माइन्यूट चेंज होने पर बहुत ज़्यादा चेंज है डिमांड में, मतलब कि वो वी आर अनएबल टू काउंट इट, इट इज़ जस्ट मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट केस में प्राइस में हम थोड़ा चेंज जो मेजर कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज है। थर्ड इज इक्वल टू 1, दैट इज जिस रेशियो में प्राइस चेंज हो रहा है उसी रेशियो में डिमांड भी चेंज हो रहा है। अनदर ऑप्शन इज इलास्टिसिटी लेस देन 1, यानी कि प्राइस में ज़्यादा चेंज होने पर डिमांड में कम चेंज है। मान लेते हैं प्राइस में इतना अंतर था तब डिमांड इतना था, दैट विल टेल यूनिटरी। वी कैन सी कि यहाँ और नीचे डिमांड के केस में बराबर है। बट मान लेते हैं कि प्राइस में ज़्यादा चेंज होने पर, यानी कि प्राइस में P1 से P2 का चेंज आया होने पर डिमांड में बहुत कम चेंज आया, D1 से D2 हुआ। सो उस केस में इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, यानी कि प्राइस में ज़्यादा चेंज होने पर डिमांड में कम चेंज है। एंड इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 विल बी इन द केस जब प्राइस में आपका कुछ भी चेंज हो रहा हो, डिमांड पर कोई इफेक्ट ना पड़े। सो जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? सो वी कैन सी हियर इट इज लेस देन 1। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, SLR कौन फिक्स करता है? देखिए हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है एंड ऑल्सो दैट आपने पहले के जो वीडियोस हमारे चैनल पे पढ़े हैं, अगर आपने वो देखे हों तो आपको ये पता होगा कि कुछ रेशियोज़ होते हैं जो फिक्स किए जाते हैं जिनके बेसिस पर RBI दूसरे बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, या वो बैंक्स RBI से पैसा किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से जमा करते हैं, इन सब के कुछ पर्टिकुलर रेट्स हैं, ये फिक्स किए जाते हैं। उसमें हमारे पास CRR रेशियो है, SLR है, हमारे पास रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट दीज आर फॉर अनदर डे। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो वील स्टिक टू दैट। हम बात करने वाले हैं कि SLR कौन फिक्स करता है। सो इट इज़ फिक्स्ड बाय RBI। जितने अभी रेट्स मैंने मेंशन किए थे, ऑल दोज रेट्स आर फिक्स्ड बाय RBI। बट वो रेट्स क्या होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है और वो कैसे फिक्स किए जाते हैं, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो लगातार चेंज होता है डाटा, तो आपका करंट में आता है। बट इनका क्या तरीका होता है और वो क्या होते हैं, दीज आर टॉपिक फॉर अनदर डे। विल मूव फॉरवर्ड। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व ऑफ फर्म इज शोन बाय। इसके लिए हम ग्राफ स्टडी करेंगे। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो दो तरीके का होता है। मार्केट में हम इनपरफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ वेरी आइडियल सिचुएशन जो कि एक्चुअली में बहुत कम पाई जाती है, मतलब वो पाई नहीं जाती है, मतलब मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें नियरली उसी रेशियो में फॉल करती हैं। जैसे कि हमारी वीट की या राइस की मार्केट होती है, हम उनको मान लेते हैं कि वो नियरली परफेक्ट कंपटीशन की रेंज में है, बट होता नहीं है। दैट इज़ वे टू आइडियल सिचुएशन। तो हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या आता है, मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, ये सारी कंडीशंस जो हैं, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं, ये सब कुछ हमारा इम्परफेक्ट में आता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसे शो किया जाता है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है। डिमांड कर्व आपका AR कर्व और MR कर्व और प्राइस लाइन सबके बराबर होता है।
ये सारी चीज़ें बराबर रहती हैं इन परफेक्ट कंपटीशन, विच इज़ वाई कोई भी पर्सन एक्सेस प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता है इन परफेक्ट कंपटीशन के केस में। सो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें हमारे पास दो सिमिलर ऑप्शन हैं, दैट इज़ AR कर्व एंड MR कर्व। बट मैं आपको इसी के साथ मोनोपोली के लिए भी सिचुएशन बता देती हूँ। मोनोपोली के केस में ये ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड का, जैसा कि नॉर्मल डिमांड का ग्राफ होता है एज वी नो। सो दैट इज इक्वल टू AR कर्व, एंड AR कर्व का जो एंगल है उसको बीच में से काटती हुई जाती है हमारी MR कर्व की लाइन। सो डिमांड कर्व इज इक्वल टू AR कर्व इन बोथ द केसेस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी और मोनोपोली में भी। बट सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है कि डिमांड AR कर्व और MR कर्व और प्राइस लाइन सब के बराबर है। तो आइडियली इसका होना चाहिए आंसर MR, बट साथ में ही AR कर्व भी इसका करेक्ट आंसर है। एज आई प्रॉमिस कि हम यहाँ पे केवल यूपी कैटेट नहीं BHU भी डिस्कस कर रहे हैं। यही सेम क्वेश्चन वहाँ पर आया था, बट वहाँ पर MR कर्व ऑप्शन ही नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास नहीं है, AR कर्व फिट द बेस्ट। नाउ विल मूव ऑन। स्केल ऑफ फाइनेंस कौन फिक्स करता है? सो वी डोंट हैव टू कंफ्यूज सर्टेन रेट्स जिनकी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी with scale of finance, क्योंकि it is a completely different thing. And as we know, economics is a vast topic and we have lot more thing to talk about. और आप इन questions को देख के जान पा रहे होंगे कि अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, जिनकी बात हम आगे टॉपिक्स में करेंगे। तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। स्केल ऑफ फाइनेंस इज फिक्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट। हम इस केस में इसको बिल्कुल भी वी डोंट हैव टू कंफ्यूज इट विद RBI और नाबार्ड और एनीथिंग। It is fixed by district level technical committee. So remember that, and further हम इसकी टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए बात करेंगे। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। In first stage of production, elasticity if production remains is। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को समझने के लिए आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता होना चाहिए, आपको डिमिनिशिंग रिटर्न पता होना चाहिए, जिनके बेसिस पर हमारा डिसाइड होता है कि क्या स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होंगे। और इन सब की हम बात करते हैं फैक्टर प्रोडक्ट में। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप्स जो पढ़ी जाती हैं प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में, तब हम इनकी बात करते हैं। तो ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे, बट इस क्वेश्चन को बताने के लिए मैं आपको ग्राफ समझा देती हूँ एक बार। So that will be maximum point of MR curve. ये हमारा AR curve है। Oh sorry, I'm going wrong. That will be MPP. This is APP, and lastly we have TPP. All right. तो हम बात कर रहे हैं जब हमारा MPP will be maximum, उस पॉइंट पर हमें TPP ग्राफ में इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे, इसका इस क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है। देन एक पॉइंट आएगा जब MPP कर्व नीचे जा रहा होगा, तब APP कर्व अपने मैक्सिमम पर इसको काटेगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, विच मीन्स ये जो आपके पास एरिया है, दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। एज यू कैन सी, जो मैंने अभी लाइन खींची है, दैट एरिया इज फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आगे भी इसमें 2 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन की, बट वो अभी हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज पे बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज में आप ग्राफ में ये देख पा रहे होंगे कि हमारा MPP कर्व भी राइज कर रहा है, ऑल्दो उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, बट फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ही वो स्टेज है जहाँ पर ये राइज कर रहा है। उसके बाद इट इज़ कम्प्लीटली टूवर्ड्स डाउन, और सेकेंड स्टेज के एंड पर तो ये नेगेटिव में जाने लगता है उसके बाद। ठीक है, उस समय APP कर्व भी राइज कर रहा है, एंड ड्यू टू रिजल्ट ऑफ दीज थिंग्स TPP कर्व में स्टीप राइज है, विच मीन्स प्रोडक्शन हमारा कंप्लीटली राइज कर रहा है।
तो उस केस में जब आपसे पूछा गया है कि हम फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हैं तो इलास्टिसिटी क्या होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ राइज कर रहा, वी आर हैविंग अ वेरी ग्रेट प्रोडक्शन इन दिस स्टेज, विच इज़ वाई इट विल बी मोर देन 1। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। ये मैंने अभी आपको ग्राफ से समझाया। ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप की। मैं आपको पूरा प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स बताऊंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन पेरिशेबल कमोडिटीज मार्केटेड और मार्केटेबल सरप्लस में क्या रिलेशन होता है। पहले समझ लेते हैं कि मार्केटेड और मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है। फर्स्टली, एक किसान ने प्रोडक्शन किया टोटल, तो टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो तो खुद सारा वो इस्तेमाल नहीं करता है ना, वो मार्केट ले जाता है। बट ऐसा भी नहीं है कि वो सारा का सारा मार्केट ले जाता है, कुछ अपने इस्तेमाल के लिए भी रखता है, करेक्ट। सो उसी से इसी कॉन्सेप्ट से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन 2 वर्ड्स को। सबसे पहले मार्केटेबल सरप्लस क्या है। मार्केटेबल सरप्लस वो पार्ट है जो वो मार्केट में दे सकता है। मान लेते हैं कि एक किसान के पास टोटल कोई भी चीज़ 10 किलो है, हम छोटी क्वांटिटीज़ लेके चल रहे हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। उसमें से उसको 3 किलो की रिक्वायरमेंट है, 7 किलो की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 3 किलो की रिक्वायरमेंट जो उसकी खुद की है वो तो वो अपने पास रख लेगा। ये 7 किलो की रिक्वायरमेंट जिसे वो मार्केट में बाहर भेज सकता है, दिस विल बी नोन एज मार्केटेबल सरप्लस, जो कि मार्केट में दिया जा सकता है। मार्केटेड सरप्लस इज डिफरेंट, क्योंकि वो चीज़ जो मार्केटेबल है वो उससे ज़्यादा भी मार्केट में पहुंचा सकता है और उससे कम भी मार्केट में पहुंचा सकता है या उसके बराबर भी मार्केट में पहुंचा सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वो उससे कम किस कंडीशन में पहुंचाएगा। हम कह रहे हैं कि उसके पास मार्केटेबल सरप्लस 7 किलो है, पर मान लेते हैं कि वो मार्केट में केवल 5 किलो दे रहा है इस समय, वो 2 किलो अपने पास बचाए हुए है। ये किस केस में होगा। पहली चीज़ तो इसके लिए उसको सुविधाएं भी चाहिए, उसको अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। साथ ही में अगर वो ये होप करता है कि लेटर उसको इसका और अच्छा प्राइस मिलेगा तो वो उसे रख सकता है। तो ये कंडीशन इंडिया के स्मॉल फार्मर्स पे फिट नहीं होती है, ये केवल मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास ये सुविधा है जो ये सोच सकते हैं कि हम लेटर इससे प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, और जिनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी है केवल वही मार्केटेबल सरप्लस में से कम भेजते हैं बाहर। अनदर थिंग वी हैव इज कि उसके पास था तो केवल 7 किलो देने के लिए, पर उसने मार्केट में पहुंचा दिया है 9 किलो। उसको ज़रूरत थी 3 किलो की, पर उसने उसमें से 2 किलो निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेल, जिस केस में मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस से ज़्यादा होता है। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास है पेरिशेबल कमोडिटीज़ की, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर इज मार्केटेड सरप्लस विल बी इक्वल टू मार्केटेबल सरप्लस। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कमोडिटी है वो पेरिशेबल है। पेरिशेबल मतलब हम उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ जो रखने पर ख़राब हो जाएगी, फार्मर उसको रख ही नहीं सकता है। इसीलिए वो सारा माल जो उसके पास एक्स्ट्रा बचा है, जो वो मार्केटेबल है, जो वो मार्केट में सप्लाई कर सकता है, वो उसे तुरंत दे देगा। इसीलिए पेरिशेबल कमोडिटीज़ के केस में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस इज टेकन विद हेल्प ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 केसेस बनते हैं हमारे प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब तक हम लगभग 2 से 3 क्वेश्चन अटेंड कर चुके हैं इसी सेम एरिया के, तो आप ये समझ रहे होंगे कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, तो इसका लेक्चर आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टू प्रोड्यूस। हमारे पास 3 कंडीशंस बनती हैं, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप एंड लास्टली वी हैव प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ये तीनों ही चीज़ें, ये तीनों ही रिलेशनशिप 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को बताती हैं। सबसे पहले जो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप है वो ये बताता है हाउ मच टू प्रोड्यूस।
जो फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप है वो ये बताता है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड लास्टली लेफ्ट इज प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ये हमें बताता है व्हाट टू प्रोड्यूस एज वी आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं, रिलेशंस लिख करके आपसे नहीं पूछा गया कि हम कैसे निकालेंगे। जो हमारे पास लॉज दिए हुए हैं ये स्पेसिफिक केसेस में अप्लाई होते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल अप्लाई होता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप में। एंड होता है हमारे पास LCC दैट इज लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल, वो हमारा अप्लाई होता है फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप में, क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस बताता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप में अप्लाई होने वाला ऑप्शन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। सो इसका आंसर इज थोड़ा नंबर्स गड़बड़ हो गए हैं, दैट विल बी सी हियर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। मूविंग ऑन, एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, आप इसको लॉजिक से भी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। कोई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप घर और घर से निकलने वाला किराया मान लीजिए कि आपको उससे कितना मिलता है। जो आप घर बना चुके हैं, बिल्डिंग खड़ी कर चुके हैं, राइट, वो आपका फिक्स्ड है। अब उससे आपको एक्सेसिवली कुछ नहीं मिल रहा है, पर उससे पैसा आना कब शुरू होगा? जब आप उसमें किराएदार रखते हैं तो वो आपको पैसा दे रहा है घर, बट क्या घर वो बिल्डिंग खुद खड़े खड़े आपको पैसा दे रही है? नहीं ना। ऐसे ही हमारा प्रोडक्शन में होता है। लैंड है हमारे पास, तो लैंड क्या बता रहा है? लैंड एक फिक्स्ड हमारे पास फैक्टर है, मतलब कि इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव। आप उस पर प्रोडक्शन करो या ना करो, इट इज़ गोइंग टू रिमेन एज इट इज़। तो आपने उस पर जो कॉस्ट स्पेंड कर दिया वो हो गया, अब उससे प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन आपका तब डिफर करता है, तब वैरी करता है जब आप वेरिएबल फैक्टर्स जो है उसमें अप्लाई करते हैं। आप सीड अप्लाई करोगे, फर्टिलाइजर अप्लाई करोगे, ऐसे ही आप जो कोई भी फैक्टर्स अप्लाई करते हैं, चाहे वो हमारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कोई भी चीज़ें हो, वो इफेक्ट करती हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन को। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोडक्शन ज़ीरो है, दैट इज़ हमने कोई भी वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब अप्लाई ही नहीं किया है। तो हमें ये पता है कि टोटल कॉस्ट हमारा बनता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से। क्वेश्चन में पूछा गया प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट कट जाता है, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज इस केस में टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू, सेकेंड नहीं थर्ड है वो ऑप्शन, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। मूविंग ऑन, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट में वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू, सो वी आर गोना डिस्कस एक्सटेंशन के भी क्वेश्चंस जो यूपी कैटेट में अपीयर हुए थे। वील स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, द इंडिविजुअल हु इज मोर एडजस्टेबल टू सिचुएशन। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको टर्म्स का मतलब पता है तो इसका मतलब आप इसको आंसर कर लेंगे। फर्स्ट टर्म इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट सेज कि हम जो चीज़ अंदर है वो अंदर ही रहेगी, करेक्ट, मतलब कि द वन हु डजंट एक्सप्रेस देमसेल्फ। लास्ट में हमारे पास एक्सट्रोवर्ट है जो इसका बिल्कुल उल्टा है, जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, जो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, जो बोलता है, जिसके थॉट्स जो हैं वो उसके मुंह के थ्रू आपको लगातार सुनाई देंगे, हम उस पर्सन को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास कोवर्ट है। दो तरीके के बिहेवियर होते हैं, कोवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर। ये भी आपके ओपननेस को और अनओपननेस को, यानी कि आपने हाइड कर रखी कोई चीज़, उसको डिपिक्ट करते हैं। सो कोवर्ट मीन्स इफ यू हैव हिडन समथिंग, ओवर्ट मीन्स इफ इट इज आउट इन ओपन। अब हमसे पूछा जा रहा है कौन है ऐसा जो सबसे ज़्यादा एडजस्ट कर सकता है। सो दैट शुड बी द पर्सन जिसको यह पता हो, चुप भी रह सके वो कुछ सिचुएशन में और बोल भी सके, राइट, वो खुद को एक्सप्रेस भी कर सके और कभी कभी वो शांत भी रहे। तो दैट पर्सन विल बी एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों से मिल करके बना है। So that person will be more adjusted to every kind of situation because he or she knows how to react to certain places. Moving on. Next question is extension teaching. किस टाइप का है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, पैरेलल है या ट्राइंगल है? इसका सही आंसर इज हॉरिजॉन्टल।
एक्सटेंशन टीचिंग हमारा हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि हमें ये पता है कि एक्सटेंशन जो है वो फॉर्मल काइंड ऑफ एजुकेशन को नहीं रिप्रेजेंट करता है। एक्सटेंशन में हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन को, यानी कि फार्मर और जो हमारा इंटरेक्ट करने वाला एक्सटेंशन वर्कर है, यानी कि लर्नर और टीचर, इन दोनों में बराबर का रिलेशन होता है। एक्सटेंशन को हम टू वे प्रोसेस कहते हैं, कुछ आप उनसे सीख रहे हैं, कुछ वो हमसे सीख रहे हैं, ये इस तरीके से चलता है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर इज़ एट सम हायर प्लेस, स्टूडेंट आर एट सम लोअर प्लेस, ये वर्टिकल डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से एक्सटेंशन टीचिंग जो है हॉरिजॉन्टल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, chronologically graded and hierarchically structured एजुकेशन सिस्टम कौन सा होता है? बाकी सबसे पहले हमें वर्ड मिला इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। जैसे ही हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ जाता है, वो अपने आप फॉर्मल काइंड ऑफ एजुकेशन में चला जाता है। 3 टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम होते हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल हमें अब पता चल गया है इस क्वेश्चन में कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम है। नेक्स्ट इज नॉन फॉर्मल, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक्सटेंशन, ये नॉन फॉर्मल सिस्टम है, यानी कि आप किसी तरीके की फॉर्मल सिस्टम ऑफ उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, आप जानकारी ले रहे हैं। ये नहीं है कि आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, वो नहीं है कि जो हम लोग कहते हैं ना कि उम्र सब कुछ सिखा देती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कोई आपको कोई जानकारी दे रहा है, आपको सिखा रहा है। जैसे हमें पता है कि एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो जा कर के फार्मर की फील्ड में काम करते हैं, उन्हें जानकारियाँ देते हैं। हमें ये पता है कि मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कई तरीके के प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं जो फार्मर्स को बता सकें, करेक्ट, बट वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क नहीं है। तो एक्सटेंशन हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। एंड थर्डली वी हैव इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन वो है जो आप उम्र के साथ सीखते हैं, जो आपको एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। लास्टली यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिस्टेंस एजुकेशन, जो आजकल काफ़ी काम आ रहा है। मतलब कि आप दूर हैं पर आपको दूर से सारी एजुकेशन मिल रही है। ये आजकल जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं थ्रू इंटरनेट एंड एवरी अदर फैसिलिटीज़, कि हम घर बैठे बैठे कहीं और किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उनका कोर्सेस हम पढ़ पाते हैं। दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज कॉल्ड। अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो बीच के 2 ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, दे आर नो वेयर रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग। आपको कंफ्यूज करेगा स्पीकोफोबिया, बट दैट डजंट एग्जिस्ट। द करेक्ट आंसर टू इट इज ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसरी एक वर्ड है इंग्लिश में विच एक्चुअली डिपिक्ट्स कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें हम डिक्शनरी में, जो डिक्शनरी का अनदर एक तरीके से हम उसमें कह सकते हैं, तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ग्लॉसरी है वो, ठीक है। आपके बुक्स के एंड में भी कभी कभी ग्लॉसरी दी होती है। बुक्स में अपीयर होने वाले जो वर्ड्स हैं जो थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं, उनके मीनिंग्स आपको दिए होते हैं। सो दिस इज समथिंग जो आपके वर्ड से रिलेटेड है, जहाँ से ये वर्ड उठा है। तो उसका फोबिया, द पब्लिक स्पीकिंग का जो फोबिया है, बोलने का जो फोबिया है, दैट विल बी ग्लॉसोफोबिया। लास्ट क्वेश्चन इज, I guess that would be a second last question to us. Yeah. So that is communication क्या है? Sometimes these things can confuse you. Communication is telling something because that seems so logical कि हम बात कर रहे हैं तो आप किसी को कुछ कह रहे हैं, that is communication, but it is not. तो हम next option consider करेंगे verbal process. Yes, communication is a verbal process. मैं आपको बोल करके बता रही हूँ, verbal process है. Next option we have communication is a non-verbal process. Yes, communication can be non-verbal as well. तो वैसे तो हमें सेकंड ऑप्शन सही लग रहा था, बट जब हमने थर्ड कंसीडर किया तो वो भी तो सही है, नॉन-वर्बल भी हो सकता है कम्युनिकेशन, बिकॉज हम किसी को इशारे करके भी कोई चीज़ समझा सकते हैं। आप देखते होंगे, आप खुद भी बात करते होंगे, एंड यू वुड हैव सीन न्यूज़ जहाँ पर डेफ लोगों के लिए इशारों में उनको समझाया जाता है, करेक्ट। साथ ही में यू डोंट हैव टू इवन यूज़ योर जेस्चर्स। समटाइम्स हम अपने एक्सप्रेशन से ही केवल अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कम्युनिकेशन कैन नॉट जस्ट ऑलवेज बी अ वर्बल प्रोसेस। हम हेड नॉड करके बताते हैं, हम सर को ऊपर नीचे हिलाते हैं, विच मीन्स वी आर टेलिंग कि येस टू समथिंग, एंड इफ वी मूव इट साइडवेज वी आर टेलिंग नो टू समथिंग।
करेक्ट. दीज आर सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस. हमने किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही रिटन ना ही ओरल फॉर्म में, बट वी आर स्टिल एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. वी आर स्टिल कम्युनिकेटिंग, which is why communication is both a verbal and a non-verbal process. जिसके लिए लास्ट ऑप्शन हमारा जो दिया है वो करेक्ट होगा. लास्ट में इट इज SFAC का फुल फॉर्म क्या है. इसमें मैंने सारे ऑप्शंस इंक्लूड नहीं किए बिकॉज इट इज़ अ फुल फॉर्म, सो विच मीन्स यू डोंट हैव टू नो अदर थिंग. इट इज़ जस्ट सिंपली आपको ये पता होगा तो आपको ये आएगा. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम. ये इसका करेक्ट आंसर है. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल क्वेश्चंस जो एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स के अपीयर हुए थे यूपी कैटेट में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस BHU के भी अपीयर हुए थे. लकली फॉर पीपल जिन्होंने यूपी कैटेट पहले दिया था, दे वुड बी नोइंग दीज आंसर्स, और BHU में सेम क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम हु गॉट ऑल दीज आंसर्स राइट. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्यू कॉन्सेप्ट जो हमने आज क्वेश्चंस में देखे. हमें पता चला कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस थे. अब हम इन टॉपिक्स पर फोकस करते हुए अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे. थैंक यू एंड बाय बाय.